पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की तलाश शुरू होते ही बांग्लादेश की सीमा के पास लोगों की भीड़ जुट गई। शुभेंदु अधिकारी सरकार के डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट अभियान का असर ऐसा हुआ कि बॉर्डर पर बनाए गए होल्डिंग सेंटर लोगों से पट गए। पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक अपना सामान समेटकर वहां पहुंच गए। 23 मई को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में होल्डिंग सेंटर या डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं, ताकि वहां उन लोगों को रखा जा सके जिन्हें जांच के बाद बांग्लादेश भेजा जाना हो। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि जो लोग सीएए के दायरे में नहीं आते उन्हें अवैध घुसपैठिया माना जाएगा और पुलिस ऐसे लोगों की पहचान करे, हिरासत में ले, बीएसएफ को सौंप दे। इसके बाद बीएसएफ बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया पूरी करेगी। शुभेंदु सरकार ने घुसपैठियों को सीमा से बाहर करने के इस अभियान को नाम दिया 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। बीते 10 दिन से पश्चिम बंगाल में सरकार के 3D अभियान से हलचल बढ़ चुकी है। करीब करीब हर जिले से बांग्लादेशी नागरिक बॉर्डर की तरफ जाते दिखे या जिनको बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है वो बॉर्डर की तरफ जाते दिखे। किसी ने सामान समेटा, किसी ने सब कुछ छोड़ दिया। उत्तर 24 परगना में हकीमपुर चेक पोस्ट पर तो लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। ये चेक पोस्ट बांग्लादेश सीमा पर है। বাংলাদেশ চলে যাব। কত বছর আগে? 4 বছর আগে। বাংলাদেশের কোথায় বাড়ি ছিল? যশোর জেলা। हकीमपुर चेक पोस्ट पर इकट्ठा लोगों ने बताया कि 4-5 साल पहले उन्होंने बॉर्डर पार किया था। एजेंटों को 10-10 हजार रुपए देकर घुसपैठ की थी, उन्होंने बताया। কিভাবে এসেছিল? দালালের মাধ্যমে এসেছিলাম। তারা সেই সময় কত টাকা নিয়েছিল? 10,000 টাকা করে নিয়েছিল। কতজন এসেছো তোমরা? এসছি তো অনেকজন, 10-12 জন এরকম। पश्चिम बंगाल में सीएए लागू होने और सरकार की सख्ती बढ़ने के बाद अवैध तरीके से रह रहे लोगों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ तो कई लोगों में भगदड़ मच गई। होल्डिंग सेंटर पर हुजूम उमड़ पड़ा। कोई अपने बच्चों के साथ पहुंचा, कोई बुजुर्गों को लेकर पहुंच गया। सभी को किसी तरह बॉर्डर पार करना था, ऐसा दिखा। उन्हें इस बात का खौफ दिख रहा था कि अगर वो रुके तो पुलिस उन पर एक्शन ले सकती है। उन्होंने ये बताया कि उनके पास हर तरह के सरकारी दस्तावेज मौजूद हैं। रेशन कार्ड, आई कार्ड, ভোটার কার্ড, তার ব্যাংকের বই। তাদের সঙ্গে যখন কথা বলছি বেশিরভাগই বলছেন যে এখন বাংলাদেশে আয় ভালো হতো না। এখন বলছে এখানে থাকা যাবে না, পুলিশই ধরছে যে এখানে থাকা যাবে না, বাংলাদেশে চলে যেতে হবে। उत्तर 24 परगना के अलावा मालदा जिले में भी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। वहां बनाए गए होल्डिंग सेंटर में कुछ बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया। वहां पर उनके दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई। बांग्लादेशी और रोहिंग्या मेनली आए हुए हैं, अवैध तरीके से अनुप्रवेशकारी हैं। उनकी पहचान की जा रही है। पहचान करने के बाद उनको तब तक होल्डिंग सेंटर में रखा जाएगा जब तक कि आगे की नीति न की जाए। भारत बांग्लादेश के साथ करीब 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा 2,216 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। भारत और बांग्लादेश की 4,000 किलोमीटर लंबी सीमा में 3,240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है, मतलब घेरेबंदी की गई है। लेकिन करीब 850 किलोमीटर सीमा पूरी तरह खुली है, यानी कोई बाड़बंदी या घेरेबंदी वहां नहीं है। और इन 850 किलोमीटर में 175 किलोमीटर का इलाका तो बेहद मुश्किलों भरा है, क्योंकि वहां नदी है, दलदल है, पहाड़ है, जंगल है। दावा किया जाता है उसी खुली सीमा से घुसपैठ होती है। चोरी छिपे बिना दस्तावेज के बांग्लादेश के नागरिकों को वहीं से बॉर्डर पार करवाया जाता है। बॉर्डर पार करके वो लोग पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जैसे राज्यों में चले जाते हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के 3D अभियान का असर बिहार के सीमांचल इलाके में भी दिखाई दिया। कटिहार में, किशनगंज में, पूर्णिया में लोगों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि पश्चिम बंगाल में जो एक्शन हो रहा है उसकी वजह से कहीं वो नागरिक, बांग्लादेशी नागरिक अगर वो हैं तो वो उनके जिलों में न घुस जाएं, मतलब बांग्लादेश जाने के बजाय वो बिहार की तरफ न चले जाएं और वहां जाकर शरण न ले लें। इसलिए सीमांचल के रेलवे स्टेशनों और सीमा पर बनी चेकपोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई। बिहार के 3 जिलों की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। किशनगंज की, पूर्णिया की, कटिहार की सीमाएं पश्चिम बंगाल से लगती हैं। तीनों जिले बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से में। ये बिहार में सीमांचल का इलाका कहा जाता है। इन जिलों में पश्चिम बंगाल से आना जाना बेहद आसान है, इसलिए वहां के लोगों को यह डर है कि कुछ
लोग इनमें जो बांग्लादेश जाने के बजाय उनके जिलों में न चले आए। हालांकि कटिहार रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी। आने वाला कल में वो लोग हो सकता है प्लान हमारे बिहार की ओर करें, तो हम बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी से निवेदन करना चाहेंगे कि कड़ी सुरक्षा बिहार पे भी रखें। सुरक्षा को लेके कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया इन सब जिलों में बहुत मुस्तैदी होनी चाहिए। बिहार के अररिया जिले की सीमा सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल से नहीं लगती, लेकिन वहां के लोगों ने नेपाल के रास्ते घुसपैठ का खतरा बताया। अररिया के एक गांव में 1.5 साल पहले एक बांग्लादेशी नागरिक को लोगों ने पकड़ा था, पुलिस के हवाले कर दिया था। आरोप लगा था कि वो अपनी पहचान छिपाकर गांव में न सिर्फ रह रहा था बल्कि वहीं पर शादी भी कर ली थी। घर कहाँ है? हैं? बांग्लादेश। हाँ, कौन जिला बांग्लादेश में? चापानगरगंज जिला। वहाँ से कैसे आया तुम? आए थे 6-7 साल पहले। हाँ, कटिहार में खाना का घर बनाते थे, अब 3 साल से यहीं शादी कर रहता हूँ। गांव के लोगों ने यह भी बताया कि बीते कुछ साल में उनके इलाके में बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ी है। कई लोग आए और वहीं पर बस गए, बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी जांच के। 1.5 साल पहले गांव के ही लोगों ने मोहम्मद नवाब नाम के एक व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया था, लेकिन बाद में वो कोर्ट से छूट गया था। मैं दामाद बन के रह रहा था, यहाँ के लड़की से शादी कर लिया था, लेकिन वह आज बेल पर घूम रहा है, उस पर सख्ती नहीं हो रही है। वर्तमान में हमारे यहाँ जो बांग्लादेशी एक ही सही, लेकिन हमने पकड़ा हुआ और उसको कोर्ट बेल दे दिया है। बिहार के कटिहार में, किशनगंज में, पूर्णिया में लोगों ने पश्चिम बंगाल सरकार की तरह उनके यहां भी सख्ती बढ़ाने की मांग की। उन्होंने भी इन जिलों में शुभेंदु अधिकारी का 3D अभियान चलाने की अपील की। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में एक लड़के की स्विमिंग पूल में डुबोकर हत्या कर दी गई। आरोप लगा पुलिस के मुताबिक उस स्विमिंग पूल वो अवैध रूप से चलाया जा रहा था। न तो वहां लाइफ जैकेट रखी थी, न सुरक्षा के कोई इंतजाम थे। हालांकि उस लड़के की मौत के बाद पुलिस ने स्विमिंग पूल के खिलाफ कार्रवाई कर दी, उसे चलाने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, लड़के की हत्या की भी जांच शुरू कर दी। स्विमिंग पूल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। उन कैमरों की फुटेज सामने आने पर लोग हैरान रह गए। स्विमिंग पूल में मौजूद एक लड़का उस लड़के को डुबोता दिखा, उसी के गांव का बताया गया। लड़का खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, बार बार अपना सिर ऊपर करता रहा, लेकिन आरोपी ने उसकी गर्दन दबोच रखी थी। उसने काफी देर तक उसके सिर को पानी में डुबो कर रखा। बीच बीच में वो खुद भी पानी के अंदर जाता नजर आया, लोगों की नजर से बचने की कोशिश करता रहा। स्विमिंग पूल में उनके अलावा भी कई लड़के नजर आए, तैराकी कर रहे थे। कुछ लड़के स्विमिंग पूल के बाहर भी खड़े थे, लेकिन किसी की उन दोनों पर नजर नहीं गई। पुलिस कह रही है काफी देर तक पानी में रहने की वजह से उस लड़के की जान चली गई। उसकी मौत का पता तब चला जब एक लड़के के पैर से उसका शव टकराया। पुलिस ने स्विमिंग पूल चलाने वालों समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस के द्वारा इसमें एक अपराध जो स्विमिंग पूल के संचालक हैं उनके विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। संभल के सलारपुर इलाके में हुआ। पुलिस ने स्विमिंग पूल के मालिकों के खिलाफ तो कार्रवाई की। हालांकि पुलिस का कहना है जिस लड़के की मौत हुई उसके परिवार वालों ने कोई शिकायत नहीं की, केस दर्ज नहीं किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हथियारों के साथ अपने 50 जवानों को लेकर पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचने वाले आईटीबीपी के कमांडेंट पर कार्रवाई की मांग की गई। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के डीजी को एक चिट्ठी लिख दी। अनुशासनहीनता बताया इसे कि आईटीबीपी के कमांडेंट वहां आ गए जिस तरीके से, उन पर कार्रवाई की मांग की। ये मामला क्या है? आईटीबीपी के विकास सिंह नाम के एक जवान का मामला। 13 मई को विकास सिंह की मां को सांस लेने में तकलीफ हुई थी, तबीयत बिगड़ने लगी थी। विकास एक एम्बुलेंस में अपनी मां को लेकर कानपुर के पारस अस्पताल के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में भीषण जाम लगा था तो मां की हालत बिगड़ती जा रही थी। विकास ने उन्हें रास्ते में ही पड़ने वाले कृष्णा अस्पताल में भर्ती करवा दिया, इलाज शुरू करा दिया। आईटीबीपी जवान विकास बता रहे हैं कि कृष्णा अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी मां को कोई इंजेक्शन लगाया, लेकिन उनका दाहिना हाथ काला पड़ने लगा। सांस की तकलीफ से तो उनको राहत मिली, लेकिन मां का हाथ काला पड़ गया था।
कृष्ण ले गए तो वहाँ पर अगले दिन ही दाहिने हाथ में इन्फेक्शन आ जाता है और सूजन आ जाती है। ले गए तो सांस के लिए, हाथ में क्या हुआ, फिर अगले दिन ही मैं पारस लेके चला जाता हूँ हाथ की वजह से। ये विकास बता रहे हैं कि वो डर गए। फिर मां के अस्पताल में भर्ती होने के अगले दिन उन्होंने कृष्णा अस्पताल से मां को निकाला और लेकर पारस हॉस्पिटल पहुंच गए। और फिर विकास कह रहे हैं कि 17 मई को डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी मां के हाथ में इंफेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है। उनकी जान बचाने के लिए उनके दाहिने हाथ का कुछ हिस्सा काट कर अलग करना पड़ेगा। पारस में वहाँ इलाज काफ़ी हुआ, नहीं बचा पाए हाथ। तो मैं बोला क्या हुआ था, बोले अब कृष्णा वालों ने क्या किया क्या नहीं किया। 17 तारीख को हाथ कट जाता है मेरी मम्मी का। विकास सिंह ने बताया हाथ काटे जाने की जानकारी मिलते ही वो सन्न रह गए कि हाथ काट दिया। बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने डॉक्टरों से पता करने की कोशिश की कि आखिर हाथ में इंफेक्शन कैसे हुआ, हाथ काटना क्यों पड़ गया, क्या हाथ को बचाने का कोई और उपाय नहीं था। ये विकास कह रहे हैं कि काफी कोशिश के बाद भी उन्हें साफ साफ कुछ नहीं बताया गया। और वो कह रहे हैं पारस अस्पताल ने सारा ठीकरा कृष्णा हॉस्पिटल पर फोड़ दिया। तो परेशान होकर विकास अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस के पास पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़े होकर वो रोते बिलखते दिखे। मेरी मर्जी से मैं खाना खिलाया, मुझे इतना बड़ा किया, उस हाथ लिए घूम रहा हूँ, कोई न्याय नहीं दे रहा। खाने जा रहा हूँ, बोलते सीमो रिपोर्ट बनाएगा, कभी बोलते ये करेगा, हाथ लिए बर्फ लगा लगा के घूम रहा हूँ। मेरी मम्मी पारस में बर्फ, मां का कटा हुआ हाथ बर्फ में रखकर विकास सिंह पहुंचे तो पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सनसनी मच गई थी। अफसरों ने उनसे मुलाकात की। पुलिस कमिश्नर ने सीएमओ को मामले की जांच के निर्देश दिए थे। सीएमओ ने मामले की जांच की और 5 दिन बाद 22 मई को रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट में बताया कि शरीर में इन्फेक्शन ना फैल जाए इसलिए हाथ के कुछ हिस्से को काटकर अलग करने का फैसला लिया गया था। लेकिन इन्फेक्शन फैला क्यों, वो विकास कह रहे हैं इस पर कुछ भी साफ नहीं था। तो उन्होंने माना ही नहीं रिपोर्ट को। आईटीबीपी जवान विकास सिंह ने रिपोर्ट से नाराज होकर पूरे मामले की जानकारी कानपुर के ही महाराजपुर में अपनी बटालियन में दी। वहां आईटीबीपी का कमांड ऑफिस है, वहीं पर विकास की तैनाती है। उन्होंने अपने कमांडेंट को पूरी बात बताई, इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। अगले दिन यानी 23 मई को आईटीबीपी कमांडेंट अपने 50 जवानों का काफिला लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर पहुंच गए थे। आईटीबीपी के जवानों के हाथों में खतरनाक हथियार थे और करीब करीब पूरे पुलिस कमिश्नर परिसर में तैनात हो गए वो सब। ऑफिस के अंदर आईटीबीपी कमांडेंट गौरव प्रसाद और दूसरे अधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर से बात की और इतने सारे लोगों के साथ पूरी घटना के बारे में उनको जानकारी दी। कमिश्नर रघुवीर लाल ने तुरंत एसीएमओ को दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। दूसरी बार जांच की गई, उसकी रिपोर्ट में दोनों अस्पतालों की लापरवाही बताई गई। जब दोबारा जांच की गई, दूसरी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने दोनों अस्पतालों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। पारस अस्पताल और कृष्णा अस्पताल है, ये लापरवाही के लिए दोषी हैं। इन्होंने देरी से उपचार करा जिसकी वजह से उनका हाथ एम्पुटेट करना पड़ा। इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है। 125 बी बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है। तो मामला स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक तक भी पहुंचा। उन्होंने भरोसा दिया लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को, डीजी हेल्थ को हमने निर्देश दिया कि पूरी फैक्चुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करें। किसी भी स्थिति में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और हम सब पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। लेकिन इस मामले में आईटीबीपी के कमांडेंट का जो रवैया और एक्शन रहा वो पुलिस कमिश्नर को ठीक नहीं लगा। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने जवानों के साथ उनके ऑफिस में आईटीबीपी कमांडेंट जो पहुंच गए उसको अनुशासनहीनता माना। पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के डीजी को चिट्ठी लिख दी, शिकायत कर दी। एक रिपोर्ट के माध्यम से अवगत करा दिया गया है कि संबंधित जो जांच करने और संबंधित जो अधिकारियों द्वारा जो लापरवाही बरती गई है तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई करने का रिक्वेस्ट किया गया है। जबकि आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद ने सफाई दी कि वो किसी गलत मंशा से पुलिस कमिश्नर के ऑफिस ऐसे नहीं गए थे इतने सारे जवानों के साथ। वो पुलिस कमिश्नर से मिलने का समय लेकर वहां पहुंचे थे, वो कह रहे हैं, और इंसाफ दिलाने की मांग की थी।
मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे, तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें। इससे पहले पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हथियारों के साथ आईटीबीपी के जवान पहुंच गए थे, तो घटना पर कानपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर विपिन टांडा ने सफाई दी थी। घेराव की बात बिल्कुल गलत है। जो अधिकारी हैं वो समय लेकर आए थे और उनके कुछ हमराह जो थे वो बाहर खड़े थे और उसी को लेकर ये भ्रम फैला है, जबकि ये पूर्णतः असत्य और भ्रामक खबर है। मतलब जॉइंट पुलिस कमिश्नर ने तो इनकार कर दिया। जो ये दावा किया जा रहा था कि आईटीबीपी के जवान के समर्थन में आईटीबीपी के कमांडेंट ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव कर लिया था, उसको घेर लिया था, जबकि पुलिस कमिश्नर ने इसे नियमों के खिलाफ बताया, अनुशासन के विरुद्ध बताया। सौभाग्य की एक बात यह कि पब्लिक भी क्या बंदूकधारियों के साथ धावा बोल दे तब काम होगा। कानपुर में आईटीबीपी के कमांडेंट पर पुलिस कमिश्नर ने इल्जाम लगाया कि वो अपने साथी के केस में दबाव बनाने के लिए लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे, तो यह ठीक बात नहीं है। आईटीबीपी के एक जवान की मां का मेडिकल केस बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उनका हाथ काट दिया। 2 अस्पतालों पर केस खराब करने का आरोप लगा, लेकिन पुलिस ने डॉक्टरों का कसूर नहीं माना। पहले तो आईटीबीपी के कमांडेंट अपने जवान के केस में कार्रवाई करवाने के लिए कमिश्नर के पास पहुंच गए, ढेर सारे बंदूकधारी जवानों के साथ। कमिश्नर कह रहे हैं कि दबाव बनाने का यह कोई तरीका नहीं होता। तो वो चलो आप लोग सुलटाओ अपना झगड़ा, पुलिस और आईटीबीपी वाले लोग, लेकिन दोबारा जांच तो करवाई ना आपने। और दोबारा जब जांच करवाई तो आपने माना कि मेडिकल लापरवाही हुई है। तो पब्लिक को तो यह बताओ कि वो आईटीबीपी के जवान नहीं होते तो क्या आप दोबारा जांच करते? उनके अफसर जिस तरह से आपके दफ्तर में आ धमके वैसे नहीं आते तो क्या आप दोबारा जांच करते? पब्लिक की तो ऐसे सुनवाई नहीं होती कि जांच दोबारा हो जाए, फिर जांच रिपोर्ट का नतीजा भी बदल जाए। तो क्या पब्लिक को भी अपने साथ बंदूकधारी लाने हैं तब होगी सुनवाई? आईटीबीपी के कमांडेंट ने अपने जवान का साथ देने के लिए जो किया वो आम पब्लिक कहां से करवा लेगी? आईटीबीपी के कमांडेंट को मर्यादा में रहने के लिए कह रहे हो तो जरूर कहो, लेकिन मर्यादा में फिर सारे काम भी तो हो जाए। 100 बात की एक बात। इधर जयपुर में मूंगफली के नकली बीज तैयार किए जाने की खबर मिली। राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा वहां छापा मारने पहुंच गए। कृषि विभाग के अफसरों के साथ जयपुर के चौमू इलाके में नकली बीज फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी, आरोप लगाया गया। तो छापेमारी हुई, बीज फैक्ट्रियों से सड़ी हुई और खराब क्वालिटी की मूंगफली जब्त की गई। यह भी पता चला कि वहां खराब क्वालिटी की सड़ी हुई मूंगफलियों को नामी कंपनियों के पैकेट में पैक करके बेचा जा रहा था। मतलब किसानों से हाई क्वालिटी बीज के नाम पर मोटा पैसा वसूला जाता था, लेकिन उन्हें बीज घटिया क्वालिटी का दिया जाता था। बीज मतलब ये मूंगफली। तो खबर मिली, कृषि मंत्री एक्शन में आए, एक टीम बनाई, नकली बीज फैक्ट्रियों पर पहुंच गए। उन्हें मूंगफली की 2 लाख बोरियां मिली जो कह रहे हैं खराब क्वालिटी की। ये मार्केट से मूंगफली खरीद के बीज के रूप में बेच रहे हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा मामला ये है कि इसमें एफ्लाटॉक्सिन नाम का फंगस है। एफ्लाटॉक्सिन फंगस ये क्या नुकसान होता है इससे? जो ह्यूमन लाइफ के लिए कार्सिनोजेनिक भी है और ये उत्पादकता पे एकदम असर डालता है। बहुत कम उत्पादकता मूंगफली की हो जाती है। तो बाजार में मिलने वाली खराब क्वालिटी की मूंगफलियों को उन फैक्ट्रियों में लाकर छिलके से निकाला जाता था, कह रहे हैं, और नामी कंपनियों के अच्छे किस्म वाले बीज की पैकिंग में भर दिया जाता था कि ये बीज है। ये मूंगफली किस तरीके की मूंगफली आप देखिए, ये आप देखिए कि किस तरीके की है। ये सड़ी हुई, ये इसका बीज पैक करके और ये यहां ही नहीं एक्सपोर्ट भी किया जा रहा, और यही मूंगफली किसान पैदा कर रहे हैं और यह मूंगफली बाजार में बिक रही है। किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं किसानों के साथ होने वाले इस धोखे का पर्दाफाश करने के लिए एक ही साथ राजस्थान के कई जिलों में छापेमारी की गई। कृषि विभाग की टीमों ने जोधपुर में छापा मारा, बीकानेर में छापा मारा, सीकर में छापा मारा, चुरू में छापा मारा, और ये नकली बीज, जिनको बीज बताया जा रहा है, ये नकली बीज जब्त किए गए। किरोड़ीलाल मीणा ने इसे किसानों के साथ छलावा बताया। ये वो मूंगफली है जो बिल्कुल घटिया किस्म की है, बाजार में सस्ते भाव में मिलती है। उसको खरीद के सेठ जी ले आए और इसको RG 510 के बैगों में बंद करके
महंगे में किसानों को बेचेंगे। किसानों के साथ भयंकर छलावा है, भयंकर लूट है। छापेमारी के दौरान पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने नकली बीज फैक्ट्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया, क्योंकि मंत्री जी यहाँ पे जांच कर रहे हैं और यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। और कृषि विभाग की टीम ने मूंगफली से दाना निकालने वाली हाईटेक मशीनें और पैकेजिंग करने वाली मशीनें भी बरामद की। छापेमारी के दौरान नकली बीज फैक्ट्रियों से 60 लाख खाली बोरियां और मूंगफली से भरी करीब 2 लाख बोरियां जब्त की गई। उधर राजस्थान के कोटा से डरा देने वाली खबर आई। वहां सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को लगाया जाने वाला एक इंजेक्शन नकली पाया गया, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन। जिस दवा कंपनी ने सरकारी अस्पतालों में इंजेक्शन की सप्लाई की थी, उसके कुछ सैंपल जांच के दौरान फेल हो गए। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं को बच्चे के जन्म के समय लगाया जाता है, ब्लीडिंग रोकने के लिए और भी कई चीजों के लिए, ताकि बच्चे के जन्म के बाद ब्लीडिंग ना हो और तकलीफ ना हो। तो कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अंदर से लिए गए सैंपल भी फेल साबित पाए गए। जांच के लिए भेजे गए इंजेक्शन में ऑक्सीटोसिन मिला ही नहीं। मतलब इंजेक्शन था ऑक्सीटोसिन का, लेकिन उसमें ऑक्सीटोसिन की मात्रा 0 थी। 25 दिन के अंदर 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है वहां पर। तो इस मामले ने सनसनी मचा दी, क्योंकि उन महिलाओं की मौत की वजह ज्यादा ब्लीडिंग और किडनी फेल होना बताया गया। हालांकि यह अभी साफ नहीं है कि उन महिलाओं की मौत या बीमार होने के पीछे ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ही वजह है, लेकिन जब शिकायत मिली तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन को लेकर एक्शन शुरू कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने राज्य में उसके एक बैच की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी। महिलाओं की मौत के मामले की जांच शुरू कर दी। कोटा मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अलावा जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भी गर्भवती महिलाओं की तबीयत बिगड़ी। पूरे राजस्थान में सनसनी मच गई। हालांकि यह साफ नहीं हो सका कि बच्चे के जन्म के समय कोटा में 5 महिलाओं की मौत ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन की वजह से ही हुई या फिर कोई और वजह थी, लेकिन वहां ऑक्सीटोसिन में यह गड़बड़ी जरूर पाई गई। शुरुआती जांच में पता चला कि कोटा मेडिकल कॉलेज और जयपुर के जेके लोन अस्पताल में कुछ महीने पहले उसी बैच के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भेजे गए थे, जो जांच में फेल साबित हुए। इंजेक्शनों की संख्या करीब 16,000 थी। 4 महीनों में 12,000 से ज्यादा इंजेक्शन मरीजों को लगाए भी जा चुके हैं। जांच में लेकिन फेल पाए गए। उसके बाद औषधि विभाग ने सख्ती दिखाई, अस्पतालों के मेडिकल स्टोर पर छापा मारा, दवा सप्लाई करने वाली फर्म पर छापेमारी की और करीब 3,500 इंजेक्शन जब्त कर लिए। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन का यह इंजेक्शन पंजाब के अमृतसर की एक दवा बनाने वाली कंपनी ने तैयार किया था। इसके बाद कोटा की एक दवा सप्लाई फर्म के जरिए अलग अलग सरकारी अस्पतालों तक इसे पहुंचाया गया। राजस्थान के ड्रग कंट्रोलर ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में भेजी गई दवा की एक खेप की दवाएं पूरी तरह फेल साबित हुई। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का जो नमूना है वह अवमानक कोटि का पाया गया है। उसमें मूल घटक ऑक्सीटोसिन जो 0 पाए गए हैं। ये नमूना हमारे औषधि नियंत्रण अधिकारियों के द्वारा कोटा से लिया गया था। महिलाओं की मौत को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी से सवाल किया गया कि क्या खराब दवा की वजह से उनकी मौत हुई, ये कह सकते हैं, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। हालांकि उनके मामले के अंदर चूंकि डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी और उनमें किसी प्रकार के ब्लीडिंग के संबंध में कोई रिपोर्टिंग नहीं थी उनके पूरे प्रिस्क्रिप्शंस और उनके फाइल के अंदर, तो इसलिए इस दवाई के कारण से वो चीज का घटना कहना गलत होगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के इस्तेमाल से मौत संभव नहीं है। वो कह रहे हैं मौत नहीं हो सकती, इससे किडनी के फेल होने या मौत होने की संभावना नहीं है। तो इधर उत्तर प्रदेश में होर्डिंग लगाए जाने पर सियासी माहौल गर्मा गया। लखनऊ समेत कई जिलों में एक ही साथ समाजवादी पार्टी के खिलाफ होर्डिंग लगा दी गई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर होर्डिंग फाड़ दी और प्रदर्शन किया और बीजेपी पर अखिलेश यादव के खिलाफ विवादास्पद होर्डिंग लगवाने का आरोप लगाया। होर्डिंग पर बदायूं में 12 साल पहले हुए रेप और डबल मर्डर केस का जिक्र किया गया था। उस घटना के अलावा महिलाओं के खिलाफ तब की समाजवादी पार्टी सरकार में हुए अपराधों का जिक्र करके निशाना साधा गया था। ऐसी होर्डिंग लखनऊ में नहीं लगाई गई, बल्कि कन्नौज में, बदायूं में, शाहजहांपुर में, हरदोई में ये सब लगा दी गई।
अखिलेश यादव की तस्वीर लगी है और आजम खान की तस्वीर लगी है। तो ये इस तरीके से एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है और जिसके माध्यम से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के ऊपर निशाना साधने का काम किया जा रहा है। बदायूं में जो होर्डिंग लगाई गई उस पर 12 साल पहले की खबरें दिखाई गई। 2 लड़कियों के रेप और मर्डर की घटना को लेकर अखिलेश पर निशाना साधा गया। अखिलेश यादव की तस्वीर लगी नजर आई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए पहुंचे और होर्डिंग को फाड़ दिया। फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीधे तौर पर ऐसी होर्डिंग लगाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगाया। होर्डिंग से लग रहे हैं, किसी का कोई नाम नहीं है इसमें, लेकिन ये जो षड्यंत्र है ये भारतीय जनता पार्टी का है। वो हमारे नेता की छवि धूमिल करना चाहते हैं। 2014 में बदायूं के कटरा इलाके में 2 बहनों की मौत हुई थी। उस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। मामला काफी बढ़ गया था। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर सवाल उठाए गए थे। 12 साल बाद फिर उसी मामले को होर्डिंग के जरिए उठाकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की गई। लखनऊ और बदायूं जैसी होर्डिंग शाहजहांपुर में भी लगाई गई तो समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने वहां भी फाड़ दिया उसको। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। समाजवादी पार्टी ने शाहजहांपुर के सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि होर्डिंग लगाने वालों की पहचान की जाए और उन पर कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी की तरफ से सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी शाहजहांपुर को और मांग की है कि ऐसे लोग जो शाहजहांपुर में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको वो लोग हैं जिनकी जमीन खिसक रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होर्डिंग लगाए जाने से बुरी तरह भड़के दिखाई दिए। वाराणसी से लेकर शाहजहांपुर तक उन्होंने सड़कों पर उतरकर फिर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने आरटीओ की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। आरटीओ की चेकपोस्ट में आग लगा दी। कुछ ट्रक ड्राइवरों और आरटीओ कर्मचारियों के बीच बहस हो गई थी, ऐसा बता रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों ने आरोप लगाया वो कर्मचारी उनसे अवैध वसूली कर रहे थे। हालांकि आरटीओ के कर्मचारियों ने उन आरोपों से इनकार किया। वो कह रहे हैं वो रोज की तरह गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे और कुछ लोग जबरदस्ती उनसे भिड़ गए और उनसे बहस करने लग गए। जबकि ट्रक ड्राइवरों का कहना है पूरा झगड़ा ही अवैध वसूली को लेकर शुरू हुआ। उन्होंने आरटीओ कर्मचारियों की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, गाड़ी के सारे शीशे फोड़ दिए, पूरी ताकत लगाकर गाड़ी को पलट दिया। कुछ लोग उस गाड़ी पर चढ़ गए, लाठियों की बरसात कर दी, गाड़ी का पुर्जा तोड़ दिया। फिर भी इन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आरटीओ की चेक पोस्ट को फूंक दिया। उसके बाद आरटीओ के कर्मचारियों ने एक वहां टेम्पररी चेक पोस्ट बनाई थी, झोपड़ी जैसी। गुस्साए लोगों ने उसमें आग लगा दी। कुछ ही देर में पूरी चेक पोस्ट जलकर राख हो गई, नामो निशान मिट गया उसका। फिर वो वहां से फरार हो गए। उन लोगों ने आरोप लगाया आरटीओ के कर्मचारी उनसे अवैध वसूली कर रहे थे, जबरदस्ती पैसे मांग रहे थे। जबकि आरटीओ के कर्मचारियों का कहना है कि गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी और उसमें उन लोगों ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इधर मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी के बीच पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हीट वेव से लोग परेशान हैं, चिलचिलाती धूप से परेशान हो गए। तपिश ने उनका जीना मुहाल कर दिया। गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों की तरफ लोगों ने रुख कर दिया। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लगे, हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचने लगे। लेकिन एक साथ भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की वजह से पहाड़ों पर जैम लग गया। लोग तय वक्त पर अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच ही नहीं पा रहे। भयंकर जैम का सामना करना पड़ा। घंटों तक जैम खुलने का इंतजार करना पड़ा। घंटों तक अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बड़ी संख्या में पर्यटक फंस गए। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई दी। दूर दूर तक गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। जहां तक नजर गई वहां तक गाड़ियां मौजूद दिखी। मनाली की तरह मंडी में भी जैम लग गया। जबरदस्त जैम से जूझने के लिए लोग मजबूर हो गए। जैम की वजह से पर्यटक रास्ते में ही अटक गए। सड़क पर गाड़ियां इतनी धीमी रफ्तार से चलती नजर आईं, रेंगती हुई नजर आईं। प्रशासन का कहना है गर्मी की शुरुआत से ही पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। हिमाचल पुलिस ने बताया कि
1 मई से 24 मई तक 6 लाख से ज्यादा गाड़ियां शिमला पहुंच चुकी। 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां 18 से 24 मई के बीच शिमला पहुंची। 18 मई से लेकर 24 मई तक का जो डेटा है उसमें 1,54,450 गाड़ियां जो हैं वो शिमला में हमारे जो 3 एंट्री पॉइंट्स हैं अलग अलग वहां से आई हैं, सोलन साइड से, बिलासपुर साइड से और किन्नौर वाले साइड से। ऐसी भीड़ आगे पर्यटकों की ट्रैफिक संभाल नहीं पा रही पुलिस। काफी मुश्किलों का पुलिस को सामना करना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा गाड़ियां, उनके दबाव को देखते हुए पुलिस ने खास प्लान बनाया। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस ने प्लान बनाया। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने खास इंतजाम किए। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं शिमला में अलग अलग जगहों पर अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात किए गए जो सड़कों पर कड़ी निगरानी कर रहे हैं, ट्रैफिक को संभालने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। बिजली विभाग की एक टीम जानकीपुरम इलाके में बिजली चोरी की जांच कर रही थी। तभी सभी कर्मचारी एक घर में मीटर की जांच करने पहुंचे। इससे पहले कि वो जांच करते वहां मौजूद लोगों से उनकी बहस हो गई। लोगों ने उन कर्मचारियों की पिटाई की। बाकी कर्मचारी तो किसी तरह वहां से निकल गए, लेकिन उन लोगों ने एक इंजीनियर को पकड़ लिया। उन पर लात घूंसों की बारिश कर दी। पिटाई कर रहे व्यक्ति गाली गलौज करते रहे। बिजली विभाग के इंजीनियर खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, किसी भी तरह वहां से निकलने की कोशिश करते रहे, भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें जमीन पर गिराकर उनकी खूब पिटाई की। नीचे आओ मनीष भाई, नीचे आओ, नीचे आओ मनीष भाई। इंजीनियर ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उनके ऊपर एक कुत्ता छोड़ दिया। वो उनका पालतू कुत्ता था। उस कुत्ते ने उन्हें काट लिया। इतना ही नहीं, पिटाई के दौरान एक व्यक्ति उन पर फावड़े से हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने जैसे ही हमला किया, फावड़ा उनके सिर में लग गया। इंजीनियर ने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया। तभी एक व्यक्ति उन्हें मकान के अंदर खींचने की कोशिश करते दिखे। बचने की कोशिश में इंजीनियर जमीन पर गिर गए। तभी उनके साथी ने पुलिस बुलाने की धमकी दी। अरे मनीष भाई, अरे यार इधर आओ यार, फोन करो, फोन करो 112 पे। काफी देर तक हुई हाथापाई के बाद वो इंजीनियर किसी तरह वहां से भाग निकले। मारपीट में उन्हें काफी चोट लगी। बाद में उन्होंने आरोपियों के खिलाफ शिकायत की। इधर तमिलनाडु के कोयम्बतूर में एक आरोप लगा कि एक लड़के ने एक लड़की के घर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। पुलिस कह रही है वो लड़का उस लड़की को पसंद करता था। दोनों के बीच बातें भी हो रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद ही उस लड़की ने उससे बातचीत बंद कर दी, रिश्ता तोड़ दिया। तो सूत्र कह रहे हैं उस लड़के के खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं, डकैती के मामले दर्ज हैं, हत्या के मामले दर्ज हैं। तो उस लड़की ने उस लड़के से दूरी बना ली थी, लेकिन वो उस पर बातचीत करने के लिए दबाव बनाता रहा, परेशान करता रहा और आरोप लगा उसने उस लड़की के घर पर पेट्रोल बम फेंककर हमला कर दिया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उस लड़की के घर के बाहर पहुंचा। उसके साथ उसका एक साथी भी पहुंचा। उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल वहां रोकी। लड़के ने अपना हाथ ऊपर उठाया, लड़की के घर के अंदर पेट्रोल बम फेंक दिया। पेट्रोल बम उसके घर के बरामदे पर फटा। भीषण आग लग गई, तेज लपटें उठने लग गई। वो दोनों उस लड़की के घर के बाहर ही मौजूद रहे। कुछ ही देर में उसने एक और पेट्रोल बम अंदर फेंक दिया। फिर वो दोनों फरार हो गए। घर के बरामदे में आग फैलती चली गई। एक स्कूटर आग से गिर गया, एक मोटरसाइकिल आग से गिर गई। कुछ लोग फिर दौड़ पड़े, दौड़ते हुए उस घर के अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की। हमले के खिलाफ पुलिस ने फिर केस दर्ज कर लिया। उधर मध्य प्रदेश के देवास में शादी के नाम पर 40 से ज्यादा लोगों से ठगी करने का मामला सामने आया। पुलिस कह रही है विदिशा के रहने वाले एक व्यक्ति ने अलग अलग जिलों से 42 लोगों से बातचीत की थी और उन्हें शादी करवाने का भरोसा दिया। उस व्यक्ति ने शादी करवाने के नाम पर उनसे पैसे भी ले लिए। पुलिस कह रही है उसने उन सभी लोगों को 24 मई को देवास के क्लब ग्राउंड आने के लिए कहा कि वहीं सभी लोगों की एक साथ शादी होगी, सामूहिक विवाह होगा। उस व्यक्ति के कहने पर 24 मई को 42 दूल्हे बारात लेकर क्लब ग्राउंड पहुंच गए, लेकिन घंटों तक इंतजार ही करते रहे। दुल्हन कोई नहीं आई, एक भी दुल्हन नहीं आई। 42 दूल्हे आ गए। 42 दूल्हों की 42 दुल्हन आने वाली थी, लेकिन 42 में एक भी दुल्हन वहां नहीं आई। और जिस व्यक्ति ने शादी करवाने का भरोसा दिया था वो भी गायब हो गए।
मिले ही नहीं। लोगों ने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन जब लोगों के सब्र का बांध टूट गया तो मामला पुलिस थाने पहुंच गया। सभी लोग इकट्ठा होकर पुलिस थाने पहुंच गए और शिकायत दर्ज करवाई कि आरोपी ने उन्हें यकीन दिलाने के लिए लड़कियों की फोटो भी दिखाई थी। कहा था इंदौर में एक अनाथ आश्रम है, सभी लड़कियां उसी आश्रम की हैं। आरोप है कि शादी करवाने के लिए उस व्यक्ति ने सभी लोगों से पैसे भी लिए थे। हमसे 12,000 रुपये लिए गए हैं। हाँ, क्या बोला था आपको? कि शादी होगी, शादी करवाएंगे। 24 तारीख को बुलाया गया था, लेकिन अब यहाँ के आप सब देख ही रहे हैं। लोगों ने बताया आरोपी से सिर्फ फोन पर ही बात हुई थी, कभी मुलाकात नहीं हुई। उनकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन उस अनाथ आश्रम के बारे में भी पता लगाने में जुट गई, जिसके नाम पर शादी का झांसा दिया गया था। इधर दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में मामूली कहासुनी हुई और एक लड़के को 3 लड़कों ने गोली मार दी। गोली लगने से लड़का बुरी तरह घायल हो गया, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। अमर कॉलोनी में, दिल्ली के दक्षिण दिल्ली में एक रेस्टोरेंट में लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ गया था। पुलिस कह रही है शुरुआती जांच में यह पता चला कि खाना खाते वक्त साईं नाम के उस लड़के की उन तीनों लड़कों से बहस हो गई। वो दूसरी टेबल पर बैठे थे, साईं अपने दोस्तों के साथ अलग टेबल पर बैठा। बहस हुई तो तीनों लड़के वहां से चले गए, लेकिन 5 से 10 मिनट बाद वो लौटे और पिस्तौल निकालकर फायरिंग कर दी। ये दिल्ली में और अमर कॉलोनी में, दक्षिण दिल्ली में साईं के एक सिर में गोली लगी, वो वहीं गिर गया। रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। साईं के साथ एक लड़की आई थी, उसके दोस्तों ने उसे उठाया और अस्पताल की तरफ भागे। घटना के बाद साईं को पहले मूलचंद अस्पताल ले जाया गया, जो वहीं पास में है, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने तुरंत एम्स ट्रॉमा सेंटर उसे भेज दिया। गोली चलाने के बाद तीनों हमलावर वहां से फरार हो गए। रेस्टोरेंट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में तीनों भागते हुए नजर आए। साईं के पिता ने बताया कि 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद साईं अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी पार्टी करने के लिए गया था। रेस्टोरेंट में जब वो खाना खा रहे थे तो दूसरी टेबल पर बैठे लड़कों ने साईं के साथ बैठी लड़की पर कोई टिप्पणी कर दी। आरोप है कि अभद्र टिप्पणी कर दी। साईं ने उन्हें टोका तो मामला बढ़ गया। लड़की को गलत कमेंट कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाकी लड़कों ने ड्रिंक कर रखी थी जो बाहर से थे, इन्होंने गोली मारी है। और इन्होंने क्या कहते हैं मना करा कि आप बदतमीजी मत करिए, और वो लोग उठ के चलने लग गए। तभी वो मेरे बेटे को कहने लगे तू ज्यादा बदमाश बन रहा है, बस इतना कह के उसको मारने लग गए और उसको गोली मार दी। साईं की मां ट्रॉमा सेंटर के बाहर भगवान से बेटे की सलामती की प्रार्थना करती दिखी। उन्होंने साईं पर हमला करने वाले तीनों आरोपियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, बस हमारा यही है कि जल्दी से जल्द उनको पकड़ा जाए। एक पकड़ा है तो सारे पकड़ के उनको सजा मिले। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी भी नाबालिग बताया गया। चश्मदीदों के मुताबिक घटना के वक्त तीनों आरोपी शराब के नशे में थे। पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस पूरे मामले की तह तक तफ्तीश कर रही है कि जो शुरुआती जानकारी में मामला सामने आ रहा है, मामूली कहासुनी का ये वही मामला है या फिर कोई पुरानी रंजिश है। इन तमाम पहलुओं पर पुलिस मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि जो मुख्य आरोपी है उस पर इससे पहले भी फायरिंग का आरोप लगा था। वो खुद को एक सांसद का पोता बताता और सांसद का पोता बताकर रोप दिखाता था। हालांकि सांसद की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई थी कि आरोपी झूठा रिश्ता बता रहा है और उनके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। राजस्थान के अजमेर में अचानक एक कार में आग लगने से पूर्व सरपंच समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस को जानकारी मिली कि पूर्व सरपंच अपनी मां समेत 4 लोगों के साथ अस्पताल जा रहे थे। उनकी मां को सीने में दर्द की शिकायत हुई। इसके बाद वो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में अचानक उनकी कार में भयानक आग लग गई। कुछ ही देर में उनकी कार आग का गोला बन गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। काफी देर तक वो कार जलती रही। इसके बाद दमकल विभाग की टीम वहां पहुंच गई। काफी देर तक गाड़ी पर पानी की बौछार की गई। आखिरकार उस कार में लगी आग बुझ गई, लेकिन इस हादसे में उस कार में सवार 4 लोगों की जान चली गई। वो लोग बुरी तरह झुलस गए थे। शुरुआत में पुलिस इसे हादसा मान रही थी। ऐसा लग रहा था कि कार में कोई खराबी हुई थी, उसकी वजह से कार में आग लग गई थी। लेकिन इस कहानी में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने हत्या के एंगल से इस मामले की जांच शुरू की।
इस हत्या के तार पूर्व सरपंच की पहली पत्नी से जुड़ रहे थे। पुलिस के मुताबिक पूर्व सरपंच का आए दिन अपनी पहली पत्नी से झगड़ा होता रहता था। पूर्व पत्नी के 2 बच्चे भी हैं, उनमें एक बच्चा नाबालिग बताया गया। आरोप लगा कि पहली पत्नी और उनके 2 बच्चों ने मिलकर पहले धारदार हथियार से पूर्व सरपंच समेत 4 लोगों की हत्या की, फिर उन 4 के शवों को उस कार में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने उस कार पर पेट्रोल छिड़का और घर से थोड़ी दूर ले जाकर उस कार में आग लगा दी। इन्होंने मिलकर के इन सब का मार दिया और शार्प वेपन का इस्तेमाल किया और उसके बाद ही बॉडी को गाड़ी में डाल करके और घर से थोड़ा दूर ले जा करके और फिर इस पूरे घटना को अंजाम दिया। इस मामले के सामने आते ही पूरे गांव में सनसनी मच गई। गांव वालों ने मांग की कि पूर्व सरपंच की हत्या करने वाले लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। इधर अहमदाबाद में आरबीआई के खजाने से 8 करोड़ से ज्यादा की चोरी करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी करीब 4 महीने पहले हुई थी और चोरी का पता तब चला जब आरबीआई के करेंसी चेस्ट में नोटों की गिनती की गई। आरबीआई का करेंसी चेस्ट मतलब जहां नोटों का भंडार होता है, बैंक और एटीएम के लिए कैश रखा जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का यह मामला बताया जा रहा है। पुलिस कह रही है जब आरबीआई की करेंसी चेस्ट में नोट कम होने का पता चला तो बैंक कर्मचारियों ने एफआईआर दर्ज करवाई। फिर पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो एक सीसीटीवी वीडियो पुलिस के हाथ लगा। जनवरी महीने का बताया गया। उस वीडियो में 2 लोग एक ट्रॉली को खींचते नजर आए थे, जबकि एक व्यक्ति ट्रॉली के साथ साथ चलता दिखा। उस ट्रॉली के ऊपर एक लोहे का बक्सा रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक चोरी किए गए पैसे उस बक्से में थे। उस वक्त जब आरोपी बैंक कर्मचारी से बैंक बक्से के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि उस बक्से में कचरा भरा हुआ था और वो उसे फिकवाने लेकर जा रहे थे, लेकिन उस बक्से को वो अपने घर ले गए थे। पुलिस के मुताबिक किसी को आरोपी पर शक न हो इसलिए वो लगातार ऑफिस आते रहे। उन्हें लगा था 90 दिन बाद जब सीसीटीवी फुटेज अपने आप डिलीट हो जाएगी तब वो लंबी मेडिकल छुट्टी पर चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही कि उनका प्लान कामयाब हो पाता, पुलिस ने चोरी के मामले का पर्दाफाश कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया आरोपी के पास 8 करोड़ 70 लाख में करीब 3 करोड़ कैश मिले और पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बाकी पैसे उन्होंने खर्च कर दिए। पुलिस कह रही है आरबीआई के खजाने से चुराए गए पैसों से उसने एक बंगला, एक गाड़ी, एक दुकान खरीद ली थी, जबकि कुछ पैसे क्रिप्टो करेंसी में लगा दिए थे और एक महिला कर्मचारी को भी 28 लाख रुपए दिए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी बैंक कर्मचारी की पत्नी रेलवे पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। पुलिस को शक है कि वो भी इस चोरी में शामिल थीं, इसीलिए पुलिस ने उनकी भी जांच शुरू कर दी और आरोपी बैंक कर्मी की संपत्ति को कुर्क करने की भी तैयारी कर ली। उधर महाराष्ट्र के नासिक में प्याज के सही दाम ना मिलने से नाराज किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया, हंगामा कर दिया। किसानों का कहना है उन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके प्याज की फसल तैयार की, बड़ी मुश्किल से प्याज की फसल तैयार की, लेकिन जब फसल बेचने की बारी आई तो दाम ही नहीं मिल रहा है। प्याज की बहुत कम कीमत मिल रही है, इसलिए किसानों ने मोर्चा खोल दिया, चक्का जाम कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। नासिक में भारी संख्या में किसान मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर पहुंच गए और नेशनल हाईवे ठप कर दिया। गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। किसानों ने सड़क को घेर लिया, किसान घेरा बनाकर खड़े हो गए। किसानों को हटाने के लिए वहां पुलिस पहुंची, पुलिस कर्मियों ने उन्हें समझाना शुरू किया, लेकिन किसान डटे रहे अपनी मांगों को लेकर। कुछ देर में उनके पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की शुरू हो गई, वो पुलिस कर्मियों से भिड़ गए, पुलिस उन्हें जबरन हटाने लगी, किसान भड़क गए, जमकर हंगामा कर दिया। नासिक के चांदवड़ इलाके में मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर जैम लग गया। किसानों का कहना है बाजार में प्याज 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन किसानों से मंडियों में सिर्फ 1 रुपए किलो के भाव से खरीदा जा रहा है। बाजार में 20-25 रुपए किलो है, किसान से 1 रुपए किलो में ले रहे हैं। इससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, किसानों को उनकी मेहनत की सही कीमत नहीं मिल पा रही। किसानों का कहना है प्याज का न्यूनतम दाम 24 रुपए प्रति किलो मिलना चाहिए। जो प्याज वो पहले बेच चुके हैं उस पर 15 रुपए प्रति किलो की सब्सिडी भी मिलनी चाहिए, ये मांग है उनकी। प्याज के मुद्दे पर
कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया, केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, लेकिन आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण ने कहना है कि पिछली सरकार में किसानों को प्याज के दाम कम मिलते थे, जबकि अब की सरकार किसानों का ध्यान रख रही है। सरकार किसानों से प्याज खरीदकर उन्हें राहत देने का काम कर रही है। 30 दिन की पैरोल मिलने के बाद गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गए। 2017 से रोहतक की जेल में वो बंद हैं। 2 साध्वियों के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। 2017 से अब तक राम रहीम 16 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। 2026 में यह दूसरी बार है, इस साल भी दूसरी बार है जब राम रहीम को पैरोल मिली है। तो सुबह करीब 6:30 बजे राम रहीम रोहतक की जेल से बाहर आए। पुलिस के बड़े काफिले के साथ राम रहीम को सिरसा में मौजूद उनके आश्रम तक ले जाया गया। इस साल के पहले 5 महीनों में ही दूसरी बार जेल से बाहर आए हैं और इस बार 1 महीने के लिए 30 दिन की पैरोल मिली है। इससे पहले जनवरी में भी उन्हें पैरोल मिली थी, वो 40 दिन के लिए तब बाहर आए थे। उस वक्त राम रहीम सिरसा में मौजूद अपने आश्रम में ही रह रहे थे। फरवरी में उनकी पैरोल खत्म हुई थी, जिसके बाद वो जेल लौट गए थे और फिर 3 महीने बाद ही राम रहीम को दोबारा पैरोल मिल गई। इसी साल 2017 से 2026 तक यानी पिछले 9 साल में राम रहीम को 16 बार पैरोल मिल चुकी है। कई बार उन्हें 40-40, 50-50 दिन की पैरोल मिल चुकी है। दुष्कर्म के 2 मामलों में 2017 से सजा काट रहे हैं, 16 बार जेल से बाहर आ चुके हैं। तो इसे लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल की एक बात यह कि अगर राम रहीम कोई बाबा नहीं होते तब भी क्या उनको ऐसे ही बार बार महीने महीने की पैरोल मिलती रहती? क्या राम रहीम के इतने डेरे नहीं होते तब भी क्या उनको ऐसे ही बार बार महीने महीने की पैरोल मिलती रहती? राम रहीम के हजारों अनुयायी नहीं होते तब भी क्या उनको ऐसे ही बार बार महीने महीने की पैरोल मिलती रहती? रेप का, दुष्कर्म का आरोप है ना, उसमें सजा हुई है, तो उस सजा का कुछ मतलब तो हो। 16 बार तो पैरोल पर बाहर आ चुके। क्या सब कैदियों, सब मुजरिमों को ऐसे ही पैरोल मिलती रहती है? इनका फैसला हो चुका है, केस चल नहीं रहा है, फैसला हो चुका है, सजा हो चुकी है। इतने सारे कैदी तो ऐसे हैं जिनका केस भी चल रहा है अदालतों में। इतने सारे ऐसे हैं जिनके केस की सुनवाई की डेट तक नहीं आती, सुनवाई ही टलती रहती है। वो दोषी हैं या नहीं वो अभी पता ही नहीं, लेकिन वो जेल में सड़ते रहते हैं, उनको जमानत तक नहीं मिलती। यहां रेप के दोषियों को पैरोल पर पैरोल मिलती रहती है और बड़े बड़े जज लोग टिप्पणियां करते रहते हैं। वैसे तो कार्रवाई के दौरान ये कहते रहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो ये नहीं देखते कि ये बार बार पैरोल कैसे मिलती रहती है। और फिर कहते थे पैरोल तो अदालतें नहीं देती, वो तो जेल प्रशासन देता है और जेल प्रशासन राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है। ठीक है, तो अदालत को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सजा का क्या हो रहा है। जब सजा जैसी ही नहीं लगेगी तो वो भी तो न्याय का सवाल है या नहीं है? कि कैसे कैसे रूल बने हुए हैं कि इंसाफ ही ना लगे। रेप के जुर्म में सजा मिल रही है तो पैरोल मिलने पर यह पीड़ित के लिए सजा नहीं है। जुर्म पर फैसला आने के बाद अगर बार बार महीने महीने के लिए कोई बाहर आता रहेगा तो फिर सजा तो पीड़ित को हो रही है। इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी तो चाहिए। 100 बात की एक बात, दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच यमुना नदी का जलस्तर घटने से कई इलाकों में पानी का संकट गहराने लग गया। यमुना नदी का जलस्तर 5 मीटर नीचे चला गया। नदी का पानी कई जगह सूख गया। यमुना का पानी घटने से दिल्ली के कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वो बहुत कम पानी निकाल पा रहे हैं या बंद हो गए। सबसे ज्यादा असर वजीराबाद और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर पड़ा। इन दोनों प्लांटों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन पानी कम होने की वजह से कई इलाकों में सप्लाई घटानी पड़ गई है। लोगों की जरूरत के हिसाब से पानी की सप्लाई पूरी नहीं की जा पा रही है और आशंका यह है कि आने वाले कुछ दिनों में पानी की भारी कमी हो सकती है। लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है, जल संकट की मार झेलनी पड़ सकती है। यमुना नदी का जलस्तर सामान्य से काफी नीचे पहुंच चुका है। नदी के बीचों बीच रेत दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, मिट्टी के टीले नजर आ रहे हैं, रेत के टीले नजर आ रहे हैं। पानी इतना कम हो गया कि लोग चलकर नदी पार कर रहे हैं। कई जगह पर 7 से 10 दिन में यमुना नदी का जलस्तर लगातार घटा है। जलस्तर घटने की वजह से दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचाना मुश्किल हो रहा है।
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पानी पहुंचाने के लिए नहर बनाने का काम शुरू किया गया। खुदाई करने वाली मशीन लगाई गई। खुदाई करने वाली मशीन नदी से मिट्टी हटाती नजर आई, गाद हटाती नजर आई। यमुना का जल स्तर कितना कम हो गया है इसकी तस्वीर एक मैं आपको दिखाती हूं कि यहाँ मौजूद सोनिया विहार WTP में पानी पहुंचाने के लिए बकायदा एक नहर खोदी जा रही है। ये आप देख रहे हैं JCB की मदद से ये पूरा एक रास्ता जो है इसको तैयार किया गया है। दिल्ली के वजीराबाद और चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा भी कई दूसरे प्लांट में भी पानी कम हो गया। हैदरपुर, बवाना, इन सबसे जुड़े इलाकों में 10% तक पानी की कटौती की जा रही है। नांगलोई और द्वारका के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी पानी कम मात्रा में सप्लाई की जा रही है। इधर भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में पानी की कमी से हाहाकार मच गया। हजारों परिवार जल संकट से जूझते दिखे। देश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा रखने वाले इंदौर में लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए लड़ाई लड़ते दिखे। शहर के 85 में 75 वार्डों में पानी की भारी किल्लत बताई गई। दावा किया गया कई इलाकों में 2-2 दिन तक पानी नहीं पहुंच रहा। भीषण गर्मी में करीब 40 लाख की आबादी वाले शहर के ज्यादातर हिस्से भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि जमीन के अंदर वाटर लेवल काफी नीचे चला गया। 6000 से ज्यादा कुएं जो बोरिंग किए हुए वो सूख गए। हालांकि यह भी दावा किया गया कि पानी की कमी झेल रहे इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दावा किया गया टैंकर से पहुंचाया जा रहा पानी लोगों की प्यास बुझाने में नाकाफी साबित हो रहा। लोग बर्तन लेके पहुंचे हैं, बस हर किसी को इंतजार है कि उन्हें पानी मिल जाए। 2 बाल्टी, 1 बाल्टी, 3 बाल्टी पानी मिल जाए, जैसे तैसे पानी मिल जाए। पानी को लेकर लगातार इंदौर में बवाल चल रहा है। पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। महापौर का विपक्ष इस्तीफा मांग रहे हैं। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में, तुलसी नगर में, विनय नगर में, पाल्डा में, मानसरोवर नगर में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए गए। टैंकर के इंतजार में दोपहर के वक्त चिलचिलाती धूप में महिलाएं घंटों तक लाइन में खड़ी दिखीं। बच्चे और बुजुर्ग भी पानी भरने के लिए जूझते दिखे। पानी का टैंकर आते ही अफरा तफरी मच गई। पानी नहीं मिलता हमें तो 2-4 बर्तन भरा जाते हैं यहाँ से, बस उतना ही होता है। कितने दिन इस्तेमाल कर पाते हैं इसका? ये तो एक ही दिन चलता है। 2-4 बर्तन कितने दिन चलेगा? मेरे घर में तो 8 मेंबर है। टैंकर से पानी लेने पहुंची एक महिला तो बेहद गुस्से में नजर आई। उन्होंने बताया कि पानी के लिए आवाज उठाने पर उनके खिलाफ केस तक दर्ज हो गया। पानी के लिए चक्कर जाम करा तो हमारी कंप्लेन हो गई उसमें कि चक्कर जाम करा है तो इनकी कंप्लेन है। मेरा नाम खुल के पेपर में आ रहा है, तो मैं तो पानी के लिए लड़ने गई थी ना। पानी नहीं मिलेगा तो क्या मैं लड़ूंगी नहीं क्या? जल संकट को लेकर लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था। आवाज उठाई थी कि पानी की समस्या को दूर किया जाए। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम को शिकायत देने जाओ तो वहां से भगा दिया जाता है और उनकी सुनवाई तक नहीं होती। भीषण जल संकट के बीच कांग्रेस ने फिर सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला और नगर निगम प्रशासन पर पानी की बर्बादी का आरोप लगाया। 40 सेकंड के वीडियो में नगर निगम का एक कर्मचारी सरकारी टैंकर के पाइप से महापौर सचिवालय का बाहर ही हिस्सा धोता हुआ दिखाई दिया। वीडियो बनाने वाला एक व्यक्ति उस कर्मचारी से यह कहता दिखा कि शहर में लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा, आप जमीन की धुलाई में पानी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी भी हुई। क्या हो गया? कुछ भी क्या हो गया? वीडियो बना रहा हूँ भैया। के लिए बना रहा हूँ वीडियो भैया। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, तुम ये धो रहे हो। पीने का पानी कोई सा भी हो, वापरने का पानी नहीं मिल रहा लोगों को भैया। पीने का पानी की का पानी तो लोगों को वापरने का पानी नहीं मिल रहा। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसे न सिर्फ वीडियो बनाने से रोका गया बल्कि झूठे केस में फंसा देने की धमकी भी दी गई। जनता को पानी नहीं मिल पा रहा है और महापौर जी अपनी सड़कें धुलवा रहे हैं। हमारे विरोध करने पर हमारे धवन यादव जी और मेरे द्वारा विरोध करने पर हमें डराया धमकाया जा रहा है। अंदर से 4-5 गुंडे आ रहे हैं और हमें बोल रहे हैं आप महापौर जी को जानते नहीं, आपको झूठों केसों में फंसा देंगे। हालांकि इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाले जाने पर बीजेपी नेता और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कांग्रेस को घेर लिया। उन्होंने दावा किया जिस पानी का इस्तेमाल हो रहा था वो पीने का पानी नहीं था बल्कि सफाई में इस्तेमाल होने वाला पानी था। उन्होंने दावा किया महापौर सचिवालय के बाहर ड्रेनेज की सफाई की गई थी, इसके बाद वहां फैली गंदगी को साफ करने के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुष्यमित्र भार्गव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जानबूझकर आधी अधूरी जानकारी के साथ उन्हें बदनाम करने के लिए वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। निचले स्तर से, मतलब राजनीति का एक स्तर होता है, मतलब मुझे दुख है इस बात का कि घर के बाहर दिन रात लोग खड़े रहते हैं कैमरा लेके और कोशिश करते हैं कि कोई वीडियो मिले।
महापौर ने भरोसा दिया कि जल संकट से जूझ रहे लोगों के साथ वो खड़े हैं। प्रशासन की तरफ से लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। बरेली में एक लेखपाल की गिरफ्तारी पर हंगामा खड़ा हो गया। पूरा लेखपाल संघ उनकी गिरफ्तारी के विरोध में खड़ा हो गया। एंटी करप्शन टीम को विपिन पटेल नाम के लेखपाल के बारे में शिकायत मिली थी। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि विपिन पटेल एक जमीन के मामले में उनसे 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। तो एंटी करप्शन टीम ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछाया, उनके दफ्तर में पहुंची। उन्होंने दावा किया विपिन पटेल वहां 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और एंटी करप्शन टीम के साथ उन्हें थाने ले गई। कुछ देर बाद थाने के बाहर लेखपालों की भीड़ लग गई। लेखपालों ने पुलिस थाने का घेराव कर दिया। हंगामा हो गया। पुलिस और लेखपालों के बीच बहस हो गई। लेखपालों ने आरोप लगाया विपिन पटेल को साजिश के तहत फंसाया गया। वो कह रहे हैं एक इंस्पेक्टर ने खुद उनके दफ्तर में रिश्वत वाले पैसे रखवाए और फिर उन्हें रंगे हाथ पकड़ने का नाटक रचा। तरीके की जो कार्रवाई की गई है जबरदस्ती ट्रैपिंग की, इसका हम लोग विरोध करते हैं। जब तक उच्चाधिकारी इस चीज पे कार्रवाई नहीं करेंगे हम जो है बहिष्कार करेंगे। लेखपाल संघ ने चेतावनी दी कि जब तक लेखपाल विपिन पटेल को न्याय नहीं मिलता वो हड़ताल पर बैठे रहेंगे। पिछले 5 महीनों में एंटी करप्शन टीम रिश्वत लेने के आरोप में 6 लेखपालों को गिरफ्तार कर चुकी है। एंटी करप्शन टीम की इसी कार्रवाई को लेकर लेखपाल संघ भड़का हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। पुलिस की टीम वहां एक चोर को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन वहां रहने वाले कुछ लोगों ने पुलिस वालों को ही घेर लिया। पुलिस की गाड़ी रोक दी, उन्हें चोर के घर तक पहुंचने ही नहीं दिया। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों ने उन पर पथराव कर दिया। पथराव की वजह से उन्हें चोट लग गई। लोगों ने पुलिस वालों को चारों तरफ से घेर लिया, पुलिस के खिलाफ नारे लगाने लगे और हालात बिगड़ते देख पुलिस वाले फिर वहां से चले गए, क्योंकि वहां जो हुआ पुलिस वालों को उसका अंदाजा नहीं था। गांव में पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही हालात बिगड़ गए। कुछ लोगों की भीड़ पुलिस की गाड़ी के पास पहुंची, पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी के बोनेट पर लोग मुक्का मारने लगे, गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। एक पुलिसकर्मी बाहर निकले, उनके हाथ में पिस्तौल नजर आई। वो कुछ देर तक सड़क पर टहलते रहे। थोड़ी देर में भीड़ ने उन्हें घेर लिया, उन पर पिस्तौल दिखाकर डराने का आरोप लगाया। ये देखिए पिस्टल निकाल रखी है इन्होंने पिस्टल निकाल रखी है, दारू पी रखी है और ये पूरी जनता को ऊपर पब्लिक वो निकाल रहे हैं। थोड़ी देर में भीड़ में शामिल एक व्यक्ति उनके पास पहुंच गए। उन दोनों के बीच बहस होती नजर आई। आरोप लगा कि उन्होंने पुलिसकर्मी की पिस्तौल छीनने की कोशिश की। दूसरे पुलिसकर्मी उन लोगों को रोकते रहे। थोड़ी ही देर में वहां और लोग जमा हो गए। उन लोगों पर पुलिस पर पथराव करने के आरोप लगे। चोरी से संबंधित एक संदिग्ध व्यक्ति के पूछताछ गए हुए थे। इस दौरान ग्राम सभा जंदरपुर से संबंधित कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके कार्य सरकार में बाधा डालते हुए उनके साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए अलग अलग टीमें बना दी गईं। पुलिस ने जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया। उधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 पक्षों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। दोनों पक्षों के बीच भंडारे को लेकर बहस हो गई थी। जानकारी मिली कि एक पक्ष के लोगों ने भंडारे का आयोजन किया था, तभी दूसरे पक्ष के लोग भी सामान बांटने लग गए। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इतनी बात बढ़ गई वो हाथापाई पर उतर आए। कुछ लोग डंडे लेकर वहां पहुंच गए। उन लोगों ने एक दूसरे पर डंडों की बारिश कर दी। थोड़ी देर बाद हंगामा और बढ़ गया। दूसरे पक्ष के कुछ युवक बंदूक लेकर आ गए और उन युवकों ने दिन दहाड़े फायरिंग शुरू कर दी। वो बंदूक निकालकर निशाना साधने लग गए। दूसरे पक्ष के लोगों पर गोलियां चला दी। सबसे पहले एक युवक ने उस मकान पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं जहां दूसरे पक्ष के लोग खड़े थे। उसके पीछे एक और युवक बंदूक से गोली दागने लगे। गोलियों की आवाज सुनकर लोग खौफ से भर गए। सड़क पर मौजूद लोग भी घबरा गए। इस दौरान कुछ और युवक बंदूक लेकर आ गए। उन लोगों ने एक के बाद एक कई गोलियां दागी। वहां चीख पुकार मच गई। थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ से भी गोलियां चलनी शुरू हो गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी फायरिंग शुरू कर दी। अफरा तफरी मच गई। सड़क पर खड़े युवक भागने लग गए।
इसके बाद भी वो युवक वहीं रुके रहे। फिर उन लोगों ने हवा में भी फायरिंग की। थोड़ी देर बाद वो भाग निकले। मामला मथुरा के महोली गांव का है। जानकारी मिली कि मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, 2 लोगों को गोली लग गई। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने उनके पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों पक्षों में काफी समय से झगड़ा चल रहा था। उनके बीच पुरानी दुश्मनी थी। भंडारे के दौरान उनकी बहस बढ़ गई और वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। इधर दिल्ली के ऐतिहासिक दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने के केंद्र सरकार के फैसले को क्लब ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले पर सुबह सुनवाई होगी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने इस क्लब को खाली कराने का फैसला ले लिया। इसकी गिनती देश के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित क्लबों में होती है, लेकिन क्लब के स्थायी सदस्य इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए। वहां के कर्मचारी इस फैसले के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट से अपील की कि वो इस पुराने क्लब को बचाए रखे, क्योंकि केंद्र सरकार ने क्लब को आदेश दिया था कि वो 5 जून तक पूरा परिसर खाली कर दे। दिल्ली जिमखाना क्लब सफदरजंग रोड पर मौजूद है, 27 एकड़ में फैला हुआ है। सरकार की दलील है कि यह इलाका रणनीतिक और संवेदनशील है, इसलिए यहां रक्षा और सुरक्षा से जुड़ी इमारत बनाई जाएगी। इस जमीन का इस्तेमाल भविष्य में रक्षा ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। खाली करने के लिए क्लब को डेडलाइन भी दे दी, लेकिन क्लब से जुड़े लोग इससे सहमत नहीं हुए। उनकी दलील है दिल्ली जिमखाना क्लब सिर्फ एक सोशल क्लब ही नहीं है, बल्कि दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है, दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के मुताबिक ये अलग अलग समुदायों को जोड़ने वाला केंद्र है। वो सिर्फ क्लब ही नहीं है, सबको जोड़ता ही नहीं है। बहुत जबरदस्त सीनियर सिटीजन भी वहीं, उन्हीं का घर भी है। सो मैं उस एंगल से करा था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मेमोरीज भी हैं। इस सिलसिले में क्लब की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी दिल्ली हाईकोर्ट में पैरवी करेंगे। तो जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई हैं। पहली अर्जी तो क्लब के सदस्यों की तरफ से है, जबकि दूसरी अर्जी वहां के कर्मचारियों की तरफ से है। उनकी दलील है अगर क्लब को खाली कराया गया तो उनकी नौकरी पर संकट खड़ा हो जाएगा, रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा। दिल्ली जिमखाना क्लब की स्थापना ब्रिटिश दौर में हुई थी। देश के बड़े बड़े नौकरशाहों के बीच ये एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता रहा है। बड़े सैन्य अधिकारियों के बीच एक ये प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता रहा है। बड़े उद्योगपतियों के बीच भी प्रतिष्ठित संस्थान है। 100 बात की एक बात यह कि दिल्ली जिमखाना को लेकर बवाल मचा तो पब्लिक को भी पता चल रहा है कि अफसर लोग सुविधाओं के नाम पर कैसे कैसे लुत्फ उठाते जा रहे हैं, उठाते आ रहे हैं। और ये तो दिल्ली जिमखाना सुर्खियों में आया है क्योंकि उसको कह दिया है सरकार के विभाग ने कि प्रधानमंत्री के आवास के बिल्कुल बगल की जबरदस्त लोकेशन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ। तो हाय तौबा बची हुई है कि ऐसे कैसे चले जाएं, क्योंकि ये जो जिमखाना जैसी जगह होती हैं ये तो बड़े साहब लोगों की वो जगह होती है ना जहां आम पब्लिक तो जा भी नहीं सकती। लेकिन अब बवाल मची गया है तो इसी बहाने समझ तो लेना चाहिए कि होता क्या है ये जिमखाना। तो पहली बात तो ये नाम कैसा है जिमखाना। असल में ये अंग्रेजों ने बनाए थे ये सब ठिकाने अपने अफसरों के लिए। अंग्रेजों से पहले मुगल थे तो मुगलों के टाइम दरबार में फारसी भाषा चलती थी और फारसी में किसी ठिकाने को या जगह को खाना कहते हैं, जैसे दवा खाना, बावर्ची खाना, कारखाना, पागल खाना, डाक खाना। तो अंग्रेज अफसर आए तो उनको अपने खेलने वगैरह के लिए, कसरत के लिए, मनोरंजन वगैरह के लिए जगह बनानी थी। वो लोग खेलते थे जिम्नेजियम में। आजकल भी तो कसरत के लिए जिम जाते हैं ना लोग, वो असल में जिम्नास्टिक्स करने की जगह को कहते हैं जिम्नेजियम। उसी जिम्नेजियम को शॉर्ट करके लोग बोलने लगे हैं जिम। आजकल एक्सरसाइज करने की जगह को जिम ही कहने लग गए। उस जमाने में अंग्रेजों को असल में एक क्लब चाहिए था जहां वो क्रिकेट, टेनिस वगैरह खेल भी सकें और शाम को पार्टी वगैरह भी कर सकें। तो जिम्नेजियम के जिम और फारसी के खाना को जोड़कर उन्होंने शब्द बना दिया जिमखाना और कई जगह जिमखाने खोल दिए। 1861 में सबसे पहले रुड़की में जिमखाना बनाया गया, फिर 1875 में बॉम्बे जिमखाना, 1882 में पूना जिमखाना क्लब, 1884 में मद्रास जिमखाना क्लब, डिब्रूगढ़ जिमखाना क्लब, 1885 में अहमदाबाद जिमखाना क्लब, 1886 में कराची जिमखाना, करते करते कई जिमखाने खोल दिए। अंग्रेजों का राज था
जमीन देखते थे, बड़े से बड़े क्लब बना देते थे अपने लिए, गोरे लोगों के लिए, गोरे अफसरों के लिए, ताकि भारतीयों से अलग रहकर अपना वही लाइफस्टाइल चलाएं जैसा इंग्लैंड में रईसों का होता था। भारतीयों को तो अंदर घुसने तक नहीं दिया जाता था। ऐसे ऐसे ड्रेस कोड लगा रखे थे जो कपड़े वो इंग्लैंड में पहना करते थे। भले ही भारत की तपती गर्मी में वो सूट बूट ना चलते हों, लेकिन अपने आप को यहां के लोगों से ऊपर दिखाने के लिए ये सब करते रहते थे। वो भारतीयों की एंट्री ही बंद थी। नौकर जरूर भारतीय होते थे, पंखा झलने के लिए, शराब परोसने के लिए, खाना परोसने के लिए, बाकी साफ सफाई के लिए, बागबानी के लिए नौकर भारतीय। और गोरे अंग्रेज खेलते थे क्रिकेट, पोलो, पत्तों की गेम, ब्रिज, विस्की पीते थे। स्कॉच का चस्का भारत में वहीं से लगा। मतलब ये जिमखाने ब्रिटिश राज की ताकत दिखाने का भी एक जरिया थे। और गोरे लोग, साहब लोग, मतलब दिखाते थे वो साहब लोग हैं, और बाकी जो भारतीय हैं, चाहे वो कितने ही रईस हों, वो उनसे नीचे हैं। तो 1911 में किंग जॉर्ज भारत आए। घोषणा की गई कि ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। तब तक कलकत्ता राजधानी होती थी। तो नई दिल्ली बनाई गई राजधानी, नई राजधानी। यहां तो फिर सबसे बड़े अफसर आने वाले थे अंग्रेजों के। तो उनके लिए 1913 में बनाया गया इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब, और यह बन गया गोरे लोगों का वो ठिकाना जहां सिर्फ नौकर ही भारतीय होते थे। और ये तो खैर अंग्रेजों के सारे क्लबों में ऐसा ही होता था। चटगांव में भी इतिहास का वो पन्ना है ना, चटगांव में एक यूरोपियन क्लब था। वहां का किस्सा आपने सुना हो शायद। वहां तो बाहरी बोर्ड लगा रखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। ये जो अंग्रेज आजकल दुनिया को सलीके के पाठ पढ़ाते रहते हैं, ऊंच नीच के पाठ पढ़ाते रहते हैं, अधिकारों के पाठ पढ़ाते रहते हैं, ये बोर्ड लगाते थे कुत्ते और भारतीय अंदर नहीं आ सकते। तो चटगांव में सूर्य सेन की टीम में एक क्रांतिकारी थी, प्रीतिलता वडेदार। उन्होंने चटगांव में यूरोपियन क्लब को आग लगा दी थी कि ये लिखोगे कि कुत्ते और भारतीय नहीं आ सकते। उन्होंने क्लब ही फूंक डाला था। और पुलिस ने जब उनको घेर लिया था तो साइनाइड खाकर जान दे दी थी प्रीतिलता ने। जिंदा पुलिस के हाथ नहीं आई थी। मतलब इतना रोष होता था अंग्रेजों के इन क्लबों को लेकर पब्लिक में कि हमारी ही जमीन पर कब्जा करके अपनी ऐश के लिए ये ठिकाने बनाए जा रहे हैं और भारतीयों को नौकर बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अंग्रेज तो चले गए ना। 1947 में देश आजाद हो गया। फिर क्या हुआ इन जिमखानों का? ये हमारे अफसरों ने खेल लिए। सरकार के अफसरों ने, सेना के अफसरों के हो गए ये। देश भर में जितने भी ये जिमखाने और क्लब थे, वो अब इन सब अफसरों ने वैसे ही घेर लिए जैसे अंग्रेज अफसरों की ये हुआ करते थे। बस गनीमत है कि इन्होंने बोर्ड ही नहीं लगाया कि कुत्ते और आम पब्लिक अंदर नहीं आ सकते। दिल्ली में भी इंपीरियल जिमखाना से इंपीरियल नाम तो हट गया, वो सिर्फ दिल्ली जिमखाना क्लब हो गया। आम पब्लिक इसमें फिर भी नहीं जा सकती। वही अंग्रेजों वाले रिवाज चलते रहे। कुर्ते साड़ी वगैरह तो बाद में लोगों ने अलाउ कर दिए, लेकिन चोंचले इनके वही चलते रहे कि ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते। लेकिन अंग्रेजों का तो राज था। उन्होंने 1928 में दिल्ली की सबसे प्राइम ये 27 एकड़ जमीन हमेशा के लिए अपने अफसरों के लिए लीज पर दे दी थी। हमेशा के लिए वो उन्होंने अपने अफसरों के लिए दी थी, गोरों के लिए। लेकिन आजादी के बाद तो ये पब्लिक की जमीन हुई ना। हमारे अफसरों को देकर गए थे क्या ये अंग्रेज? साल का किराया 1000 रुपए। अरे वो अंग्रेज तय गए थे ना 1000 रुपए, 1000 रुपए किराया साल का। चले गए ना अंग्रेज। ये हमारे वाले अफसर अब भारत सरकार को सिर्फ 1000 रुपए किराया क्यों देंगे, ये सवाल उठ रहा है। तो कैसे नहीं उठेगा? अफसरों को क्लब बनाना है अपना, तो पैसे तो देना उसके। ये सारी पब्लिक के लिए नियम बनाते फिरते हैं, तो अपने लिए वही क्यों चलाएंगे जो अंग्रेजों ने अपने लिए रखा था? ये अंग्रेज लोग अब राजा हैं क्या? कई सारे प्राइवेट क्लब भी तो हैं देश में, वहां भी लग्जरी सुविधाएं होती हैं। रईस लोग वहां अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन पैसा तो खर्च करते हैं ना, टैक्स देते हैं ना पूरे। ये अफसर लोग क्यों नहीं देंगे? और वैसे सिर्फ अफसरों के लिए नहीं है ये क्लब। मेंबरशिप तो कोई भी ले सकता है, लेकिन मिलती नहीं है। 30 40 साल बाद नंबर आता है। 40 साल बाद, सोच रहे हो आप? और क्यों लगता है इतना टाइम? क्योंकि पुराने जो अफसर लोग थे
वो ऐसे नियम बना गए अपने लिए कि उनकी मेंबरशिप उनके बच्चों को ट्रांसफर हो सकती है। और तय कौन करता है? इन्हीं लोगों की कमेटी। इनमें आपस में झगड़े होते हैं। आपस में इनके झगड़े कैसे होते हैं? सेना के अफसरों की चलेगी या आईएएस वाले अफसरों की चलेगी, ये इनके झगड़े होते हैं। कई रईस घरानों के लोग भी मेंबर हैं, लेकिन ज्यादातर तो ये अफसर लोग हैं, जज लोग हैं, बड़े बड़े वकील हैं। मतलब वीआईपीओं के भी वीआईपी जो होते हैं ना, उनमें भी कई का नंबर नहीं आता। 30-30 साल से उन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ है। लेकिन पुराने मेंबर के बच्चे का मेंबर बनना ज्यादा आसान है। तो ये किस टाइप का परिवारवाद चल रहा है? सवाल क्यों नहीं उठेगा? जब हर जगह परिवारवाद पर सवाल उठ रहा है, यहां नहीं उठेगा सवाल? सवाल क्यों नहीं उठेगा कि ये कौन सी राजशाही चल रही है? लेकिन बड़े बड़े वकील लोगों और जज साहब वगैरह हैं, मेंबर हैं, तो कोई खुलकर बोलता भी नहीं है। ये पब्लिक की जमीन नहीं है क्या? अंग्रेज सरकार देकर चली गई तो एक तो वो चली गई ना, वो तो चली गई। अब कोई ब्रिटिश राज तो है नहीं, तो ये पब्लिक की जमीन कैसे नहीं है? तो सरकार को मार्केट रेट के हिसाब से पैसा क्यों नहीं मिलता? ये सवाल तो उठेगा ही। और अगर ये पब्लिक की जमीन पर ये चला रहे हैं, तो ये मेंबरों के बच्चों का कोटा क्यों है? आपके पापा जी की जमीन नहीं है तो आपके पापा जी का क्लब नहीं है, तो आपके पापा जी मेंबर थे तो आप क्यों मेंबर बन जाओगे? ये सब आप अपनी प्रॉपर्टी में जाकर कर लो, जो भी करना है अपनी प्रॉपर्टी में कर लो। लेकिन पब्लिक तो यही बोलेगी ना कि पब्लिक की प्रॉपर्टी पर क्यों होगा ऐसा नियम। और बात सिर्फ दिल्ली जिमखाना की नहीं है। यहां कुछ टाइम पहले भूटान के दूसरे सबसे बड़े बौद्ध धर्मगुरु आए थे, उन्होंने उनके पहनावे पर रोक दिया था उनको कि ये क्या पहन के आ गए। पेंटर एमएफ हुसैन को मुंबई के वेलिंगटन क्लब में रोक दिया था क्योंकि वो नंगे पैर चलते थे। दिल्ली गोल्फ क्लब में कुछ टाइम पहले मेघालय की पोशाक में एक महिला को रोक दिया था कि ये क्या पोशाक है। बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को कोलकाता के क्लब में धोती में जाने में रोक दिया था। मद्रास में एक जज साहब को वहां जो धोती पहनते थे उसमें रोक दिया था। मुंबई में ब्रीच कैंडी क्लब में कुछ टाइम पहले यह विवाद चल रहा था, यह झगड़ा चल रहा था कि आजादी के 70 साल बाद भी वहां के ट्रस्ट में गोरे ही हो सकते हैं, भारतीय नहीं हो सकते। तो दिल्ली जिमखाना को अगर वहां से जगह खाली कर दूसरी जगह जाने के लिए कह दिया तो हाय तौबा मची हुई है। तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन ये बड़े लोग हैं, ये लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे। टेनिस है, बिलियर्ड्स है, स्विमिंग है, पार्टी हॉल है, बेकरी है, बार है, रेस्टोरेंट है, लाइब्रेरी है। रेट मत पूछेगा कि एक पैग कितने का मिलता है यहां पर, या पार्टी के लिए लॉन बुक करने का कितना किराया लगता है, या रेस्टोरेंट में खाना कितने का पड़ता है। वो सब जिमखाना के अंदर की बातें हैं। वहां पब्लिक नहीं जा सकती। अंदर उनका अपना टापू है। बाहर जो पेट्रोल पंप है वहां उन लोगों के लिए भी पेट्रोल अब 100 रुपए के पार हो गया। 100 बात की एक बात।